Hello students, welcome to our channel K2S Career Zone. I am your teacher Dr. Bindya Narang और हम कर रहे हैं 10+1 बायोलॉजी का चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. आज हम करेंगे टॉपिक एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या होता है कि फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए हैं, प्रोटीन्स जो कि अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए हैं, फैट्स जो कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए हैं, वो सारे फूड जो कि अब ब्लड के अंदर पहुंच गया है यानी कि उसकी एब्जॉर्प्शन हो गई है. ब्लड से अब ये सारा फूड कहाँ जाएगा? बॉडी के हर एक सेल के अंदर. ब्लड से बॉडी के हर एक सेल के अंदर इस फूड के जाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन. अगर हमारी बॉडी के हर एक सेल तक ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स पहुंच गए हैं तो हम क्या कहेंगे? फूड की क्या हो गई है? एसिमिलेशन. सो व्हाट इज एसिमिलेशन? इट इज द कन्वर्शन ऑफ एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म मींस लिविंग मैटर. हर एक सेल के अंदर जो लिविंग मैटर है दैट इज प्रोटोप्लाज्म. तो कैसे होती है एसिमिलेशन? अमाइनो एसिड्स की सबसे पहले करते हैं. अमाइनो एसिड्स जो हैं ब्लड के थ्रू डायरेक्टली सेल्स के अंदर नहीं जाते. अगर हम ब्लड से सेल्स की भी बात करें तो ऐसा नहीं होता है कि सेल जो एक बलून है और उसके बीच में जो है एक पाइप लगी हुई है और उसके अंदर से डायरेक्टली जो है वो पाइप समझ लो कि हमारी आर्टरीज या वेन्स हैं और वो डायरेक्टली सेल के अंदर जो है वो ब्लड को पहुंचा रही हैं. बहुत सारे सेल्स जो है वो इकट्ठे एक ग्रुप के अंदर होते हैं और दो सेल्स के बीच में स्पेस होती है दैट इज इंट्रासेलुलर स्पेस. ब्लड जो है इस इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर जो है वो फ्लो करता है. तो अमाइनो एसिड्स जो है वो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली ब्लड से जो है बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाते हैं. सबसे पहले जितने भी अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं प्रोटीन्स को तोड़कर डाइजेस्ट होकर, वो सारे ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंचते हैं? लिवर के अंदर. यस, अमाइनो एसिड्स सबसे पहले कहाँ जाते हैं? लिवर के अंदर. पूरी बॉडी में जाने से पहले वो लिवर में एंटर करते हैं. अब लिवर का हर एक सेल जो है अमाइनो एसिड्स को लेता है. जो जो अमाइनो एसिड उसको रिक्वायर्ड होता है उस अमाइनो एसिड को लेता है और उस अमाइनो एसिड को फर्दर तोड़ देता है. जैसे प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड्स बने डाइजेस्टिव सिस्टम में, ऐसे ही लिवर के अंदर जो है अमाइनो एसिड्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है उनका और वो तीन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं: नाइट्रोजन बेसिस, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स. अब क्या होता है? प्रोटीन्स जो हैं ये क्या है? दे आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल पार्ट. यानी कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को बनाने वाले भी प्रोटीन्स हैं और हर एक फंक्शन यानी कि हर एक एंजाइम भी क्योंकि प्रोटीन का बना है तो हर एक फंक्शन भी कौन कर रहा है? प्रोटीन ही कर रहे हैं. बॉडी को बनाने वाले भी प्रोटीन है और फंक्शन करवाने वाले भी प्रोटीन्स हैं. तो बॉडी जो है इन प्रोटीन्स को स्टोर नहीं कर सकती, इसीलिए वो उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करती है जो कि लिवर के अंदर जाते हैं और लिवर में जाकर अमाइनो एसिड्स की होती है डी अमाइनेशन. डी अमाइनेशन यानी कि उसमें से अमाइनो ग्रुप NH3 ग्रुप दैट इज अमाइनो ग्रुप, उस अमाइनो ग्रुप को निकाल दिया जाता है और वो अमाइनो ग्रुप निकल कर अब लिवर के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू यूरिया. जो बाकी का पार्ट था उसका एसिडिक पार्ट वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फैटी एसिड्स. राइट? तो जितना भी प्रोटीन था वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ. अमाइनो एसिड जो है वो ब्लड के अंदर गए, ब्लड से कहाँ पहुंचे? लिवर के अंदर. लिवर के अंदर जाकर उनकी हो गई डीअमाइनेशन यानी कि उनका NH3 ग्रुप अमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप अमाइनो ग्रुप निकाल दिया गया और निकालने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? यूरिया के अंदर. ये सारा काम होता है लिवर का. मोनोसैकेराइड्स या ग्लूकोज, इन सब का क्या होता है काम? ये भी लिवर के अंदर जाते हैं यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स टूटकर मोनोसैकेराइड्स में बदले और ये मोनोसैकेराइड्स कहाँ जाते हैं? लिवर के अंदर. लिवर के अंदर जाकर फ्रक्टोज नाम का जो मोनोसैकेराइड है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. गैलेक्टोज जो है वो भी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है यानी कि अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आ जाते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में ये काम नहीं होता. फ्रक्टोज और गैलेक्टोज बनते हैं, हमने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था. तो ये फ्रक्टोज और गैलेक्टोज लिवर के अंदर जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब क्या करता है? लिवर सेल्स जो है इस ग्लूकोज को पिक करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ग्लाइकोजन. यानी कि
एक्स्ट्रा जो भी ग्लूकोज था वो सारा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर कहाँ पड़ा रहता है, हमारे लिवर के अंदर। अब लिवर जो है उसकी भी एक कैपेसिटी है स्टोर करने की। एक लिवर जो है मैक्सिमम 100 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन को स्टोर कर सकता है। यानी कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए जिससे कि ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज जो बना वो कितना बना, उससे 100 ग्राम ग्लाइकोजन बना जो कि लिवर के अंदर स्टोर हो गया। लेकिन अगर आप मान लो, हम इसको एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक चपाती से, अगर फॉर एग्जांपल, ऐसा होता नहीं है, जस्ट हम समझने के लिए कर रहे हैं कि हमने एक चपाती खाई, चपाती इज कार्बोहाइड्रेट, एक चपाती से 100 ग्राम ग्लाइकोजन हमारे लिवर में बन जाता है। ठीक है, हमारे लिवर की कैपेसिटी कितनी है, 100 ग्राम्स, लेकिन हमने चपाती अब कितनी खा ली, 2, तो 100 ग्राम तो उसका ग्लाइकोजन बन गया। ठीक है, 100 ग्राम तो लिवर के अंदर स्टोर हो गया। बाकी के 100 ग्राम का क्या होगा, बाकी का जो 100 ग्राम है वो कहाँ होगा, वो हमारी मसल्स के अंदर चला जाएगा। लेकिन मसल्स की भी एक कैपेसिटी है, मसल्स मैक्सिमम 200 ग्राम ग्लाइकोजन को ही स्टोर करके रख सकती हैं। लेकिन अब आप मान लीजिए कि आपने 3 चपाती खाई है। ठीक है, एक चपाती का तो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में बदल गया, और बाकी की जो 2 चपाती थी उससे जो 200 ग्राम ग्लाइकोजन बना वो मसल्स में स्टोर हो गया। लेकिन 3 चपाती खाने के बाद आपको और भूख लगी और आपने अब एक चपाती और खा ली। अब उस चपाती का क्या होगा, उस चपाती से भी 100 ग्राम जो है ग्लाइकोजन निकलेगा। उस ग्लाइकोजन का क्या होगा, अब वो जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ जाएगा, वो फैट बन जाएगा। हमारी मसल्स के नीचे फैट बनकर जो है नीचे फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होकर फैट बनकर अंदर नीचे पड़ा रहेगा। और यही कारण होता है ओबेसिटी या मोटापे का। लाइपोजेनेसिस, लिपिड्स का बनना, फैट्स का बनना, किससे, ग्लूकोज से। हमने जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाया जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत ही नहीं थी, हमने काम तो किया ही नहीं। मेन एनर्जी हमें किसने देनी है, ग्लूकोज ने, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ने। लेकिन आप काम तो कर नहीं रहे, आप तो सारा दिन सो रहे हैं, फिर भी आप 4 चपाती खा रहे हैं, तो क्या होगा, एक चपाती का बना हुआ ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होगा, बाकी की जो 3 चपाती थी उनमें से 2 चपाती का ग्लाइकोजन बन के मसल्स में स्टोर होगा, और अभी जो आपकी एक एक्स्ट्रा और रहेगी यानी कि 100 ग्राम ग्लाइकोजन और रह गया, वो कहाँ जाएगा, मसल्स के नीचे फैट बनकर स्टोर हो जाएगा। अब जो ग्लूकोज है, जो हमने जो सारा जो कन्वर्ट किया था ब्लड के अंदर और सेल के अंदर जो पहुंचा है ग्लूकोज हमारा, ग्लूकोज जो है ये क्या काम आता है, ये अंडरगो करता है रेस्पिरेशन, और दिन रात, डे नाइट, जितने भी हमारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे कामों में ग्लूकोज जो है वो टूटता है, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी से हम अपने डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं। बॉडी जो है मैक्सिमम 300 ग्राम ग्लाइकोजन हमने देखा कि स्टोर करके रख सकती है, लेकिन इतना ग्लाइकोजन जो है ये सफिशिएंट होता है कि अगर हम 12 से 15 घंटे खाना नहीं भी खाएं, जैसे हम फास्ट रखते हैं, पूरा दिन हमने कुछ नहीं खाना 12 से 15 घंटे, तो फिर भी हम मरते नहीं। हाँ, वीकनेस ज़रूर फील होती है क्योंकि ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, लेकिन उतना ही ग्लूकोज बनता है जितना कि आपके बॉडी के प्रोसेसेस को ज़रूरत है, यानी कि हार्ट को बीट करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए जितना चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए, बस उतने ही ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। और बाकी का जो ग्लाइकोजन जो था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता, वो लिवर के अंदर स्टोर्ड ही रहता है। इसीलिए हम थकावट तो महसूस करते हैं, लेकिन हमारे जो बॉडी फंक्शंस हैं ड्यूरिंग फास्टिंग वो नॉर्मल चलते रहते हैं। फैट्स की कैसे होती है एसिमिलेशन, हमने पढ़ा फैट्स जो है वो ट्राइग्लिसराइड्स में बदल जाते हैं, काइलोमाइक्रोन्स में बनते हैं और फिर ब्लड के अंदर पहुंचते हैं। तो काइलोमाइक्रोन्स जो हैं वो फिर लिवर के अंदर जाते हैं, और लिवर के अंदर जाकर, मसल्स के अंदर जाकर, मेसेंट्री के अंदर जाकर एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट टिश्यू की फॉर्म में जो है वो सारे स्टोर हो जाते हैं। बहुत थोड़ा ही अमाउंट जो है वो इंडिविजुअल यूज कर पाता है, और बाकी का क्या बन जाता है, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, यानी कि लिपिड्स जिनके ऊपर जो है फॉस्फेट्स की लाइनिंग है, और कोलेस्ट्रॉल में ये कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हम जो भी फैट्स खाते हैं वो ज़्यादा हमारे काम नहीं आते हैं। घी, तेल हम जो भी खाते हैं वो ज़्यादातर हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ स्टोर होकर रह जाता है, फैट सेल्स बन जाता है, मसल्स के अंदर, लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है, जो कि हमारी ज़रूरत के टाइम यानी कि जब हम फास्ट रखते हैं उस टाइम पर भी ये काम नहीं आता है। तो ज़्यादा फैट्स खाने इसीलिए हार्मफुल है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएंगे,
एक्स्ट्रा बचे हुए कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि आगे चलकर हमें हार्ट डिजीजेस का कारण बनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ गट। हमने माउथ से फूड खाया, ब्यूकल कैविटी में गया, ब्यूकल कैविटी से वो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में गया, फूड पाइप से वो स्टमक के अंदर नीचे कैसे आया, कोई इसको धक्का लगाने वाला कुछ तो चाहिए। तो द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो एबिलिटी है ताकि उसके अंदर जो मूवमेंट्स हो सकें, उसकी जो एबिलिटी जो उसकी मूवमेंट्स करवाती है, उसकी मोबिलिटी करवाती है, दैट इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ ह्यूमन गट, जिससे कि फूड जो है वो ट्रांसफर हो सके फ्रॉम वन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेसिकली हमारी गट जो है वो 3 टाइप्स की मूवमेंट शो करती है। फर्स्ट है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, सेकंड है रिदमिक सेगमेंटेशन और थर्ड है पेंडुलर मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं? ये देखो, ये एक बोलस है, एक बॉल है फूड का, जो हमारी ईसोफेगस या मसल्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, और ये बोलस को इस तरह से धक्का लगता है और ये नीचे की तरफ अपने आप आ जाता है। यानी कि अगर आप मान लें कि ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये आपकी ईसोफेगस या फूड पाइप की है, तो ये बोलस यहाँ पर था, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई, फिर रिलैक्सेशन होगी, रिलैक्सेशन होने से इसको धक्का लगा और ये बोलस नीचे आ गया, और इस तरह से फूड जो है वो ट्रैवल करता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? रिदमिक सेगमेंटेशन, यानी कि एक रिदम में जो ये पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, इसी को रिदम नहीं है, हो सकता है कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हो सकता है बहुत शॉर्ट इंटरवल पे हो जाए, हो सकता है बहुत लंबे आगे डिस्टेंस पर जाकर हो। तो इस कॉन्ट्रैक्शन के कोई रिदम या कोई एक पक्का नहीं बनता कि इतने डिस्टेंस पर ही कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर रिलैक्स होगा। दिस इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि एक रिदम में, यानी कि इतने ही डिस्टेंस पर ये रिलैक्सेशन है तो इतने डिस्टेंस पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, और इस तरह से अलग अलग कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो फूड को आगे ट्रांसफर करेंगी। तीसरी होती है पेंडुलर मूवमेंट्स। पेंडुलर मूवमेंट्स क्या होती है? इस तरह से टू एंड फ्रो, राइट लेफ्ट, इस तरह से बैकवर्ड फॉरवर्ड छोटे छोटे सेगमेंट्स में मूव कराते हुए ये फूड नीचे पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन में जो हमारी नर्व है, वागस नर्व है, जो कि कंट्रोल करती है डाइजेशन को। हार्मोन्स कौन कौन से हैं? स्टमक से रिलीज होता है गैस्ट्रिन, डोडिनम से रिलीज होते हैं हार्मोन सिक्रीटिन, कॉलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। ये हार्मोन्स हैं जो कि बेसिकली हमारी डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, और डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो भी एक्टिवली काम करते हैं। नेक्स्ट है इजेशन और डिफिकेशन। इंजेशन क्या होता है? अगर आई लगा होता है, इंजेशन IN मतलब फूड को इंजेस्ट करना, अंदर की ओर लेना, और इजेशन मतलब एग्जिट, ई एलिफेंट मीन्स एग्जिट। एलिमिनेशन ऑफ फीकल मैटर फ्रॉम द बॉडी। जो वेस्ट मैटर है, फीकल मैटर है, स्टूल्स हैं, उन सबको बॉडी से बाहर निकालना कहलाता है इजेशन और डिफिकेशन। जब हम सफिशिएंट फीकल मैटर को इकट्ठा कर लेते हैं अपने कॉलन के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वो ट्रांसफर हो जाता है रेक्टम के अंदर, और फिर रेक्टम के अंदर कुछ मसल्स होती हैं जिनको ब्रेन जो है कंट्रोल करता है। वो मसल्स वॉलेंट्री भी होती हैं, यानी कि हमारे कंट्रोल में भी होती हैं, और इनवॉलेंट्री भी होती है, यानी कि ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये रेक्टम के अंदर जो है फीकल मैटर आया, ये अपनी मर्जी से आता है, ये इनवॉलेंट्री है। लेकिन रेक्टम की दूसरी ओपनिंग जो बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में खुलती है वो क्या है? वॉलेंट्री, वो हमारे हाथ में होती है। जब रेक्टम फुल हो जाता है तो हमें अर्ज होता है, क्यों? क्योंकि रेक्टम के बाहर जो स्फिंक्टर जो ओपनिंग है उसमें नर्व्स लगी हैं, और वो नर्व्स ब्रेन तक जाती हैं, ब्रेन से मैसेज आता है हाँ जी रेक्टम फुल है, इसको खाली करो। तो हमें अर्ज होता है कि हम टॉयलेट जाएं और डिफिकेट करें, यानी कि फीकल मैटर को बाहर निकालें। उसके बाद ये फूड जो है एनल कैनाल के थ्रू बाहर की ओर निकल जाता है। फीकल मैटर के अंदर क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड, जैसे कि प्लांट के फाइबर्स, सेलुलोज, ये हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। कुछ बैक्टीरिया जो कि डेड हो गए HCl से या सलाइवा से, म्यूकस, डेड म्यूकस सेल्स ऑफ गट वॉल सेल्स, जो गट है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी वॉल के कुछ डेड सेल्स, बाइल पिगमेंट्स जो काम नहीं आए, और उसके डेरिवेटिव्स जो कि फीसिस को एक पर्टिकुलर कलर देते हैं येलो, वो सब जो है फीसिस के अंदर, फीकल मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या चीज़ें? अनडाइजेस्टेड फूड, डेड बैक्टीरिया, सेलुलोज, प्लांट फाइबर्स, म्यूकस और बाइल पिगमेंट्स और उनके डेरिवेटिव्स जो लेफ्ट ओवर होंगे।
देन कम टू डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? जॉन्डिस, पीलिया, सबने सुना होगा, जिसमें पूरी बॉडी का टिंट जो है, हमें कलर जो है वो येलो कलर का दिखता है। ऐसा क्यों होता है? जब हमारे बाइल सॉल्ट के अंदर जो पिगमेंट है बिलीरुबिन, उसकी अमाउंट बढ़ जाती है। ऐसा कब होता है? जब माल फंक्शनिंग ऑफ लिवर हो, यानी कि जब हमारा लिवर अच्छे से काम नहीं करता तो बिलीरुबिन जो है वो रिमूव नहीं हो पाता बॉडी से, और वो बॉडी के अंदर ही इकट्ठा होता जाता है, और उसके कारण, क्योंकि बिलीरुबिन का अपना कलर येलो है, तो पूरी बॉडी का कलर हमें येलो दिखता है। जॉन्डिस में सिर्फ स्किन ही नहीं, व्हाइट पार्ट ऑफ जो आई है हमारा, वो भी येलोविश टिंच देता है हमें। आईज में भी जो है, स्क्लेरा में भी जो है वो येलो कलर जो है वो दिखता है। तो दिस डिजीज इज नोन एज जॉन्डिस, पीलिया। किसकी वजह से होता है ये? बेसिकली बिलीरुबिन की वजह से। कभी कभी इसका एक और कारण भी हो सकता है, जो कॉमन बाइल डक्ट आ रही है, अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है और वो स्टोन खिसक कर बाइल डक्ट में आ जाता है, कॉमन बाइल डक्ट में आ जाता है, तो भी क्या होता है, ये पिगमेंट्स जो है बढ़ जाते हैं और हेपेटाइटिस या जॉन्डिस डिजीज हो जाती है। लिवर का साइज इसमें बढ़ जाता है और डाइजेशन अफेक्ट करती है, यानी कि ऐसे पर्सन को बार बार गैस, एसिडिटी, और कुछ भी वो खाएगा उसको डाइजेस्ट नहीं होगा, उसको वॉमिटिंग हो जाएगी। ज़्यादातर जॉन्डिस का कारण जो है वो वायरस होते हैं, और 10 से 12 दिनों में ये वायरस अपने आप खत्म होकर जॉन्डिस से रिकवर भी हो जाता है। सेकेंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है वॉमिटिंग। नॉर्मली क्या होता है, हम माउथ से जो भी फूड खाते हैं वो ईसोफेगस में जाता है, और ईसोफेगस से जाता है स्टमक में। स्टमक में हमने पढ़ा स्फिंक्टर लगा होता है, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, जो कि ईसोफेगस से आए सारे फूड को स्टमक के अंदर ही रहने देता है और उसको वापस नहीं आने देता। लेकिन कभी कभी स्टमक के कंटेंट्स वापस ऊपर की ओर आते हैं। सपोज आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, अब वो स्फिंक्टर के बंद होने की जगह ही नहीं है, फूड कहाँ तक पहुँच गया? स्टमक फुल हुई, स्टमक से फुल होते होते वो ईसोफेगस तक पहुँच गया। इस केस में क्या है, स्फिंक्टर तो बंद ही नहीं हुआ, और वो सारा फूड जो है वॉमिटिंग के फॉर्म में आपके ब्यूकल कैविटी और माउथ से बाहर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग। नॉजिया होती है वॉमिटिंग जैसी फीलिंग। पहले हमें फीलिंग होती है कि हमें वॉमिटिंग आएगी, और उसके बाद प्रॉपर जो है वॉमिटिंग होना, उल्टी आना, दैट इज वॉमिटिंग। तो नॉजिया और वॉमिटिंग में डिफरेंस है। नॉजिया मीन्स अ फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, कि ऐसा लगना कि मुझे वॉमिटिंग आएगी, और वॉमिटिंग मीन्स प्रॉपर वॉमिटिंग का ही होना। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक जो डिजीजेस हैं, हम कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट जो डिजीजेस हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, दिस इज डायरिया। डायरिया क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं लूज स्टूल भी बोलते हैं नॉर्मली, पतली पतली लैट्रिन आना बार बार, लूज वाटरी फ्रीक्वेंट, पतली पतली वाटर जैसी, फ्रीक्वेंट यानी कि बार बार बॉवल की मूवमेंट्स होना, सेवरल टाइम्स अ डे, एक दिन में नॉर्मली 2 से 3 बार जो है बॉवल मूवमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन कई बार होना, दैट इज डायरिया। होता क्या है, फूड डाइजेस्ट तो हो गया लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। एब्जॉर्ब नहीं होता यानी कि वो वॉल के अंदर भी नहीं जाता, ब्लड के अंदर नहीं पहुंचता और आगे सेल्स तक नहीं पहुंचता, और डाइजेस्ट होकर वो डायरेक्टली जो है वो फीकल मैटर बन के बाहर आ जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का में जब सारा फूड जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, उस सारे फूड में से जितना भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब फूड जो है वो ठहर ही नहीं रहा है, ना लार्ज इंटेस्टाइन में ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एब्जॉर्प्शन होती ही नहीं, इसीलिए वो ज़्यादा वाटर वाला पतला पतला जो है बनकर बाहर निकलता है। और क्योंकि इसका कारण बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया वहाँ पर इन्फेक्शन करते हैं, या प्रोटोजोन होते हैं जैसे कि एंट अमीबा, या वायरस होते हैं, तो वो इन्फेक्शन कर देते हैं, स्वेलिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होता है, और क्रैम्प्स, ऐसे लगता है पेट में जैसे कोई चीज़ मुड़ रही है और फिर रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, और फिर हमें स्टूल्स पास होते हैं। दिस इज डायरिया। बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अगर एक को डायरिया होता है और अगर वो अपने हैंड्स अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं करता, वॉश नहीं करता, तो दूसरे को भी होने का खतरा बढ़ जाता है। और ज़्यादा डायरिया हो जाए यानी कि वाटर बॉडी से ज़्यादा निकल जाए तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है, बॉडी में पानी कम हो जाता है, और कभी कभी इतना पानी कम हो जाता है कि हमारी किडनीज भी फेल हो सकती हैं। तो इसको इमीडिएटली करेक्ट करना चाहिए डिहाइड्रेशन को, या तो ORS आते हैं या शिकंजवी जिस तरह से आती है वो पी सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो हॉस्पिटल में फ्लूइड लग सकता है। कॉन्स्टिपेशन,
फीसेस जो हैं अगर ज़्यादा देर तक रेक्टम में रहें और बॉवल मूवमेंट्स प्रॉपर ना हो तो क्या होता है, उस फीकल मैटर में से लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं और अब उनको बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है रेक्टम और एनस के थ्रू। इस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्जी। ऐसा हम करेक्ट कर सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा रफेज और वाटर लें, पानी ज़्यादा पिए, रफेज यानी कि सैलेड वगैरह ज़्यादा खाएं, तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। इनडाइजेशन, फूड जो है अगर प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो तो हमें ऐसा लगता है, थोड़ा सा खा के भी ऐसा लगता है फीलिंग ऑफ फुलनेस कि पेट बहुत भर गया, नोजिया यानी कि वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है और एसिडिटी होती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीजेज है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको हम लेते हैं कंबाइंड PEM के अंदर, दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। बच्चों के अंदर ये डिजीजेज सबसे ज़्यादा होती हैं और ऐसी कंट्रीज में जो कि अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जिनके अंदर गरीब लोग ज़्यादा है, भूखमरी ज़्यादा है, ऐसी कंट्रीज के अंदर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के पेशेंट या बच्चे बहुत देखे जाते हैं। PEM के अंदर हम 2 डिजीजेस पढ़ेंगे, फर्स्ट है मैरास्मस एंड सेकेंड इज क्वाशियोरकर। मैरास्मस क्या है? इट इज़ अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स दैट अकर ड्यू टू प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर प्रोटीन की कमी हो, बच्चे को हम प्रोटीन इनफ अमाउंट में नहीं दे रहे हैं एक छोटे बच्चे को, और कार्बोहाइड्रेट भी उसको नहीं मिल रहे हैं प्रॉपरली, तो वो बच्चा अंडरवेट होगा, एकदम पतला सा होगा और इस डिजीज को हम बोलते हैं मैरास्मस। चाइल्ड गिव्स श्रिवल्ड अपीयरेंस, श्रिवल्ड मतलब ऐसे सूखा हुआ सा लगेगा, बहुत ही पतला होगा, उसके रिब्स प्रोमिनेंट होंगे, रिब्स हमें अच्छे से बाहर से दिखेंगे और स्किन के नीचे क्योंकि फैट नहीं होगा इसीलिए सारी बोन्स ही अच्छे से हमें विजिबल होंगी। स्किन को देखेंगे तो हमेशा ड्राई रहेगी, रिंकल्ड, जैसे हमारी स्किन स्मूथ होती है तो स्किन में ऐसा लगेगा कि जैसे रिंकल्स जैसे बूढ़ों के हो जाते हैं। रिटार्डेड फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ, वो फिजिकली यानी कि हाइट में भी नहीं बढ़ेगा, वेट में भी नहीं बढ़ेगा और मेंटली भी नहीं ग्रो कर पाएगा। ऐसे बच्चों को बार बार डायरिया होता है, लूज स्टूल होते हैं, लेकिन पूरी बॉडी पे अडीमा, अडीमा यानी कि कोई भी स्वेलिंग नहीं होती। अडीमा ऐसी स्वेलिंग होती है, एक तो स्वेलिंग होती है जो आपको चोट लगने पर होती है जिसमें रेडनेस होती है, अडीमा होता है कोई वाटर या फ्लूइड की कलेक्शन की वजह से स्वेलिंग होना, दैट इज अडीमा। चोट लगने की वजह से जो स्वेलिंग होती है दैट इज इन्फ्लामेशन, और जो फ्लूइड कलेक्ट होने की वजह से कि हमें चोट नहीं लगी लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर कुछ पानी या फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, तो उस तरह की स्वेलिंग को हम बोलते हैं अडीमा। इसको हम कैसे बचा सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं? बच्चों को प्रोटीन रिच डाइट देकर, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट देकर, जैसे कि वीट, गेहूं, ग्राम, पीनट्स, सोयाबीन और गुड़ खिलाकर। गुड़ तो इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। एनिमल प्रोटीन में मटन, चिकन, फिश हम बच्चे को खिला सकते हैं। दूसरी डिजीज है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर बहुत ही सीरियस प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है। ये सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है और 1 से 3 साल के बच्चों के अंदर होती है। 1 साल से छोटे बच्चों के अंदर जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है दैट इज मैरास्मस, और 1 से 3 साल के बच्चों के अंदर जो सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं होना, दैट इज क्वाशियोरकर। एशिया, अफ्रीका, साउदर्न यूरोप और साउथ अमेरिका में ये डिजीजेज ज़्यादा मिलती हैं। क्वाशियोरकर जो वर्ड है ये एक अफ्रीकन वर्ड है जिसका मतलब है रिजेक्टेड वन, यानी कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है, वो रिजेक्टेड है। चाइल्ड शोज इमैस्केटेड अपीयरेंस, ऐसा लगता है जैसे उसमें से कुछ सक कर लिया हो, कुछ खींच लिया हो, कुछ चीज़ मिसिंग हो, तो ऐसा सूखा हुआ सा बच्चा दिखता है। रिटार्डेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ जो है उसकी एज के बच्चों के बराबर नहीं होगी। डिस्टेंडेड बेली, पेट ऐसे लगेगा जैसे फूला हुआ है, ऐसे पूरा प्रोट्रूड होता हुआ, जैसे मटका रखा हो, इस तरह से फूला हुआ होगा। लेग्स बहुत पतली होती हैं और पूरा जैसे माचिस की तीलियाँ होती हैं, मैच स्टिक लेग्स बोलते हैं। पेट फूला हुआ होगा और टांगे पतली पतली होंगी। एपेटाइट इज पुअर, भूख बिल्कुल नहीं लगती, उसको खाना नहीं खाएगा। वेट और कम होता रहता है और वेट कम होने की वजह से बॉडी के अंदर वाटर इकट्ठा हो जाता है और स्वेलिंग दिखती है जगह जगह पर, जैसे कि पैरों में, एड़ियों के पास में, हाथों में, इसको हम बोलते हैं अडीमा। वास्टिंग ऑफ मसल्स, वेस्टिंग नहीं, इट्स वास्टिंग ऑफ मसल्स। बॉडी के अंदर क्योंकि प्रोटीन ही नहीं जा रहा, और हमारी मसल्स किस चीज़ से बनी है? प्रोटीन से बनी है। अब बच्चा प्रोटीन खा ही नहीं रहा है तो मसल्स है ही नहीं, वहाँ पर ख़त्म हो गई हैं, दैट इज़ वास्टिंग ऑफ मसल्स, यानी कि अपर आर्म जो है वो पतली पतली दिखेंगी। फैट कभी कभी हो सकता है स्किन के नीचे। हेयर लॉस, बाल झड़ेंगे ऐसे बच्चों के, अगर होंगे भी तो ऐसे बहुत ही हल्के हल्के रंग के। स्किन भी जो है काली पड़ जाएगी, जगह जगह पिगमेंट्स यानी कि दाग होंगे और स्किन जो ऐसे छिलकर बाहर निकलेगी जैसे कि कोई
ऊपर से हम कोई छिलका निकल रहा है किसी फ्रूट का, इस तरह से निकलेगी। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम? जल्दी से इसको डायग्नोस कर बच्चे को प्रोटीन रिच डाइट देंगे, गुड़ देंगे, पीनट, व्हीट, सोयाबीन, जैगरी मतलब गुड़, और एनिमल प्रोटीन जैसे कि चिकन, मटन, फिश ये दे सकते हैं। बहुत सारा मिल्क और एग्स दे सकते हैं। मैरास्मस और क्वाशियोरकर में मेन डिफरेंस क्या है? मैरास्मस 1 साल से छोटे बच्चों में होता है और क्वाशियोरकर 1 से 3 साल के बच्चों में होता है। मैरास्मस में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी होती है और क्वाशियोरकर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। मैरास्मस के अंदर जो है रिब्स जो है प्रोमिनेंट दिखते हैं और एडिमा नहीं होता, और क्वाशियोरकर के अंदर स्टमक जो है वो बाहर की ओर होती है और एडिमा होता है। स्किन ड्राई और रिंकल्ड होती है, इसके अंदर स्किन डार्क होती है और छिलकर बाहर निकल जाती है, पील ऑफ हो जाती है। मैरास्मस में हेयर में कोई चेंज नहीं मिलता और क्वाशियोरकर में हेयर कलर चेंज होता है, लस्टर यानी कि हेयर में चमक भी नहीं होती और हेयर जो है ब्राउन, इतने ब्राउन हो जाते हैं कि हमें वो गोल्डन कलर के ही दिखते हैं। So this was all about the diseases of digestive system. The chapter ends with this topic and next chapter जो है हम start करेंगे respiration, breathing and exchange of gases. Thank you very much.